देखिए इक्विलिब्रियम मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे भी मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊं उसे वैसे ही सीखना, बहुत इफेक्टिव होगा वो। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस और 2 NH3। तो सर ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में टेंडेंसी होती है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और रिवर्स में भी। हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती है। एक्चुअली में ये कैटेगरी है रिएक्शन की जिन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं, जिनमें आप जब रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट अपने आप रिएक्टेंट भी बनाता रहता है। यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है, शुरुआत में आपने ये दोनों लिए थे और प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट बनते बनते टूट भी रहा है, वापस रिएक्टेंट भी बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई हर रिएक्शन में ये टेंडेंसी नहीं होती है, हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की एक खास बात ये होती है कि ऐसा हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जितनी तेजी से NH3 बन रहा है उतनी ही तेजी से NH3 टूट भी रहा हो। फॉर एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3H2 गैस एरो 2NH3। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होती है नेचर में, तो उसमें एक स्टेट बन सकती है। स्टेट मतलब एक स्थिति। वो स्थिति यह है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब जो आगे चल रही है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितनी तेजी से अमोनिया बन रहा है उतनी ही तेजी से अमोनिया टूट भी रहा है। जैसे अगर मान लो कि इसके मोल 10 है, इसके मुकाबले इसके मोल 3 गुना ज्यादा होने चाहिए, इसके 30 है और इसके 20 है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। बिल्कुल जी, रिएक्शन जो एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब रिएक्शन चल रही है। फिर भी इनके मोल्स नहीं बदल रहे हैं, जबकि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में चल रही है तो ये मोल्स घट जाने चाहिए, मगर नहीं घट रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ये अमोनिया में बदल रहे हैं, जैसे एक N2 3H2 अमोनिया बनाते हैं, उसी समय में अमोनिया टूटकर एक N2 और 3H2 वापस बना देता है। या ऐसे अगर रिएक्शन बैकवर्ड में चल रही है, अमोनिया टूट रहा है, जब अमोनिया टूट रहा है तो ये मोल्स घटने चाहिए। मान लो कि 1 सेकंड में एक अमोनिया टूटता है तो एक ही बन जाता है, इसलिए मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। 1 मिनट रुकिए। एक बच्चे को और ऐड कर लो। सुनो, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मैं बहुत जल्दी ही जो चीजें समझाऊंगा आगे,
वो बिल्कुल समझने लायक होंगी। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, 5 ही 10 मिनट में मैं ऐसे टॉपिक्स पर पहुंच जाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो शुरुआत में जरा ये इंट्रो ढंग से सुन लो, क्या करना है हमें। सबसे पहले हमने कहा कि दुनिया में कुछ रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं। जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो कभी कभार उनमें कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कि रिएक्टेंट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट भी वापस उतनी ही तेजी से रिएक्टेंट बनाने लगता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है तो एक सिचुएशन बनती है। मान लो ये रिएक्शन बैकवर्ड में चल रही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड में चल रही है तो ये जो मोल्स हैं ये घट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जितनी तेजी से अमोनिया टूट रहा है उतनी ही तेजी से अमोनिया बन रहा है। सेम वही इनके साथ है, जितनी तेजी से दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया उतनी ही तेजी से टूटकर इन्हें बना देता है। यानी कुछ ऐसा हो गया कि भाई एक सिंपल खाने से ले लो कि मेरे पास 4 रोटी है और 1 सेकंड में मैं 1 रोटी खाता हूं और मम्मी 1 रोटी ला के रख देती है, तो रोटियां हमेशा 4 ही रहेंगी। कुछ ऐसे, इससे सिंपल और क्या एग्जाम्पल दूं? ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं कि मोल्स नहीं बदल रहे? ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छे से नहीं है, एक बार बता दीजिए। तुम लक्षित हो? नहीं सर, जतन। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, देखो शुरू से सुनो मेरी एक बात को। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में कई रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। पहला सेंटेंस मैंने ये बोला, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सके और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना दे अपने ही आप, तो ये ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। हर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकती है। तो यहां इस पूरे चैप्टर में सिर्फ उन रिएक्शंस की बात होगी जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती हैं। तो ये वो रिएक्शन है, उन्हीं में से एक जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। जब कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में चल सकती है तो उस रिएक्शन में एक खास चीज होती है, वो ये कि अगर मान लो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन सेम स्पीड से चल रही हो, इसका मतलब जितनी तेजी से अमोनिया बन रहा है उतनी ही तेजी से अमोनिया टूट भी रहा है। होगा ये कि मान लो अमोनिया अगर बैकवर्ड रिएक्शन में चलता है, अमोनिया टूटता है, तो अमोनिया के मोल्स घटने चाहिए। घट क्यों नहीं रहे? क्योंकि अमोनिया जितनी तेजी से टूट रहा है उतनी ही तेजी से अमोनिया बन रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए तो फिर नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो बदलना बंद कर देते हैं। अब आया समझ? यस सर, आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स बदलना तभी बंद करते हैं जब ऐसा हो, रेट बैकवर्ड का रिवर्स के इक्वल हो जाए। आप ये कहें कि सर सारी रिएक्शन जो रिवर्सिबल है उनमें ऐसा होता है। हाँ, सब में होता है, लेकिन कब? जब रेट दोनों डायरेक्शन में सेम हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है तो अंदर की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल, मोल्स पर लीटर। जब दोनों डायरेक्शन सेम हो जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अंदर का प्रेशर, अंदर का टेम्परेचर, सब कुछ चेंज होना बंद कर देता है। एवरीथिंग कांस्टेंट। जबकि प्रोसेस चल रहा है, सुनिए, ये सभी चीजें अगर किसी बर्तन में कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ईटीसी, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इवन कलर भी नहीं बदल रहा है, तो ऐसा तब होता है जब अंदर कुछ हो ही ना रहा हो। लेकिन यहां पर अंदर रिएक्शन चल रही है
फिर भी ये सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है, इसकी वजह है रेट ऑफ फॉरवर्ड का रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होना। तो ऐसा प्रोसेस जो चल रहा है दोनों डायरेक्शंस में, मगर फिर भी उसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर और कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। समय के साथ मुझे बर्तन में कोई भी चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब हम ये कहते हैं कि इस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शन में अगर सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ईटीसी टाइम के साथ चेंज होना बंद कर दें, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई है। भाई थोड़ा रिलैक्स मोड में सुनो, स्टार्टिंग है, खराब नहीं करना है। मैंने आपसे ये कहा है, अगर मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो तो आप सुनिए। हालांकि मैं टॉपिक को डायरेक्ट समझा रहा हूं, ये सब होता कैसे है ये मैं बताऊंगा, ये इंट्रो है सिर्फ। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि कई रिएक्शन दुनिया में ऐसी होती हैं जो दोनों डायरेक्शंस में चल सकती हैं। अगर एक रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है तो उस रिएक्शन में ये भी तो हो सकता है कि दोनों डायरेक्शन में वो सेम स्पीड से चल रही हो। जब एक रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में सेम स्पीड से चलने लगती है तो रिएक्शन के मोल्स, मोल्स का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या, जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलने लगती है तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर कंटेनर में, बर्तन में कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता है। जब बर्तन में कुछ भी बदलता हुआ नजर ना आए तो कहना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई है। अब आया समझ में? बताते रहो भाई, मुझे रात हो रही है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। यस ठीक है, सर, आ गया। यस सर, आ गया। अब सुनो, ठीक, अब सुनिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इक्विलिब्रियम को समझना कैसे होता है, अब देखना। यानी ये होता कैसे है कि दोनों तरफ का रेट बराबर हो जाए। कुछ जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही नेसेसरी। शुरुआत से अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा जिसमें कुछ आपका खराब हो, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही गड़बड़ नहीं करेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूं कि मुझे आगे चैप्टर में स्पीड से या आराम से समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए बहुत अच्छे से। एक दिन एक लड़ाई हो गई, एक एथलीट है, सब एग्जाम्पल है ये, इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लेट करना है। भाई ये एक छत है किसी की, इस छत पे एक एथलीट खड़ा है। एथलीट जैसा भी होता है, थोड़ी बहुत लिख देता हूं एथलीट, या थोड़ा सा बना देता हूं। ये एथलीट है, ये एथलीट की छत है, और ये जो एथलीट है ये क्या कर रहा है, एक बच्चे से मजे ले रहा है। वो ऐसे कि इस एथलीट पे 40 बॉल्स है, 40 बॉल, गेंद जो होती है छोटी छोटी गोल गोल,
उन बॉल्स को बच्चे की छत पे फेंक रहा है, बच्चा उसे कूड़े की तरह ले रहा है बॉल्स को, तो बच्चा क्या कर रहा है, बॉल्स को वापस फेंक रहा है। ये लड़ाई छिड़ी हुई है इनमें, ये बच्चा ऐसे दिखा दो, बहुत बच्चा भी नहीं है ये, 12 साल का है मान लो, ये 12 साल का बच्चा है और ये एथलीट है, एथलीट 25 साल का होगा, ये बढ़िया मतलब ओलंपिक विजेता है, कैड़ा आदमी है, हर चीज में तेज है। तो मान लो कि ये लड़ाई हो जाए और एथलीट बॉल फेंकना स्टार्ट करे बच्चे की छत पर, यानी एथलीट ने प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो इसे बोलूंगा मैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब बच्चा बॉल वापस करेगा तो वो होगी बैकवर्ड। आपको पहले रुक के एक बात सोचनी है जो कि ऑब्वियस है। शुरुआत में जैसे मैं एथलीट हूं तो मैं बॉल्स बच्चे की छत पे फेंकूंगा, तेजी से फेंक दूंगा बहुत सारी, बच्चा उसे वापस करेगा, शुरू से ही पहले सेकंड से ही वापस कर रहा है, मगर क्या बच्चा मेरी स्पीड से बॉल को वापस कर पाएगा? कहने का मतलब जब तक मैं बॉल वहां एक बॉल फेंकूंगा, बच्चा उस बॉल को पकड़ेगा, उठाएगा, वापस फेंकेगा, इतने में मैं 4-5 और पहुंचा दूंगा। यानी जो फॉरवर्ड वाला रेट है वो फास्ट है, जबकि रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है। फॉरवर्ड के फास्ट होने का क्या कारण है? एक तो देखो एथलीट पर बॉल ज्यादा है, बॉल पकड़ने में, ढूंढने में, फेंकने में आसानी है क्योंकि बॉल्स की मात्रा ज्यादा है। और दूसरी बात, एथलीट एथलीट है, उसमें बॉल फेंकने की स्पीड भी ज्यादा है, तो बच्चा उसे कंपीट नहीं कर पा रहा है, जबकि प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। मगर यहां पर दोनों डायरेक्शन की स्पीड सेम नहीं है, यहां पर फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड का कम। और ऐसा क्यों है मैंने अभी आपको समझाया। टाइम बीता 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, जब 10 मिनट बीते तो एथलीट पर बॉल कम हो गई 20। ये कम क्यों हो गई? क्योंकि ये वहां इकट्ठी हो रही है। बच्चे पर भी 20, 40 थी तो बच्चे पे चली गई 20। अब जैसे मैं किसी से पूछता हूं कि एथलीट और बच्चे दोनों पर बॉल्स बराबर हो गई हैं, क्या अब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने इसे एथलीट लिखा है। अगर दोनों पे बॉल्स बराबर भी हो गई हैं तो बच्चा एथलीट को कंपीट थोड़ी कर लेगा। ये थोड़ी है कि बच्चा भी उसी रेट से बॉल फेंकने लगेगा। भाई एथलीट एथलीट है, उसके बॉल फेंकने की स्पीड ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है, पोटेंशियल उसमें बॉल फेंकने का। तो यहां से समझो, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अमाउंट सेम हो तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यानी तभी दोनों तरफ का रेट सेम होगा। यहां दोनों तरफ अमाउंट सेम है मगर फिर भी रेट सेम नहीं है। इक्विलिब्रियम की सबसे जरूरी बात है, पहले तो समझना है कि शुरुआत में फॉरवर्ड क्यों फास्ट है, बैकवर्ड क्यों स्लो है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। बाद में अगर फॉरवर्ड फास्ट है तो रिएक्टेंट की अमाउंट घटने लगती है, प्रोडक्ट की बढ़ने लगती है। अब ये सोचना है क्या एथलीट का रेट पहले से ज्यादा है अब या कम? तो आंसर है स्लो हो रहा है। एथलीट का रेट स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे बॉल्स एथलीट फेंकता जा रहा है ना, वैसे वैसे एथलीट पर बॉल कम होती जा रही है, और एथलीट पर बॉल कम होती जा रही है तो बॉल को ढूंढने में, पकड़ने में टाइम लग रहा है, रेट भी कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी एथलीट ही जीत रहा है क्योंकि वो एथलीट है। अच्छा, अगर अभी भी एथलीट जीत रहा है तो फिर बॉल्स और कम हो जाएंगे, जैसे एक समय बाद बॉल 10 ही रह गए, या मैं कह देता हूं कि 10 से भी कम, 8 ही रह गए, 8 ही बॉल रह गए, बच्चे पर 32। अब देखो एथलीट के साथ क्या समस्या आ रही है। अब एथलीट को बॉल ढूंढनी पड़ती है, उठा के लानी पड़ती है छत से, तब फेंकता है। बच्चे पर इकट्ठी हो गई है, बच्चा वहीं से पकड़ खड़े खड़े फेंक देता है, 2-2, 3-3, 4-4 एक साथ फेंक देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब संख्या बहुत कम हो जाती है तो बेशक एथलीट एथलीट है, मगर फिर एथलीट के बॉल फेंकने का रेट घट घट के इतना कम हो जाता है कि वो रेट बच्चे के बराबर हो सकता है, बच्चे के बॉल फेंकने के।
अब इस समय आप ये देखिए कि अगर मैं ये कह दूं कि अब जो है वो रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल हुआ है, तो यहां अमाउंट देखिए, जबकि अमाउंट सेम नहीं है। ये बहुत बहुत महा जरूरी बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर है तो दोनों तरफ अमाउंट भी बराबर है। देखो कैसे, मान लो एथलीट की जगह भगवान है। भगवान है तो इसका मतलब ये कि भगवान तो बॉल फेंकने में उनकी बड़ी शक्ति होगी, तो वो तो बॉल फेंक फेंक के सारी ही लगभग वहां पहुंचा देंगे। हो सकता है एक ही रह जाए, एक रह जाने के बाद कहीं जाके बच्चे ने भगवान के बराबर रेट किया, एक फेंकने के बाद कहीं जाकर बच्चे ने भगवान के बराबर रेट किया, तो भगवान की तरफ एक ही बॉल रह गई और बच्चे की तरफ 39। तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल एंड में जाके अटेन हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने एथलीट के सामने अगर भगवान खड़े होते तो जल्दी ही शुरू में ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते, यानी भगवान बैकवर्ड में बॉल शुरू से ही एथलीट की स्पीड से फेंकने लगते और जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता। हो सकता है कि एथलीट 40 में से 2 बॉल ही वहां पहुंचा पाया हो और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब एथलीट भी लगा है, भगवान भी लगे हैं, लेकिन दोनों तरफ बॉल्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहां यह समझना होता है क्या प्रोसेस स्टॉप हो गया है? नहीं, लेकिन अमाउंट तो बदलती हुई नहीं दिख रही है। अमाउंट इसलिए बदलती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि अब जितनी तेजी से एक बॉल यहां आती है उतनी ही तेजी से बॉल वापस भी फेंक देता है बच्चा। एक बॉल यहां टपक के एक वापस कर देता है, एक टपक के एक वापस कर देता है। पहले क्या हो रहा था, कई टपक जाती थी तब वो एक वापस करता था, तो वहां अमाउंट बढ़ रही थी। और अब जो है क्या हो गया, दोनों तरफ की स्पीड सेम हो गई, एक बॉल यहां आती है, यहाँ। पहले बहुत ही ज्यादा था कि भाई बहुत सारी बॉल वहां पहुंचती थी, तब वो एक फेंक पाता, फिर वो कई फेंक देता, फिर वो एक फेंक पाता था जितने में। तो आपसे मेरा फाइनली ये कहना है कि मैं 2 बातें बोलता हूं यहां लिखकर, आपको वो समझनी है। जब रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का इक्वल हो जाए, जब रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का इक्वल हो जाए तो अमाउंट किसी भी चीज की हो, जैसे यहां तो बॉल्स के अमाउंट है, तो अमाउंट में चेंज होना बंद हो जाता है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए, यानी दोनों तरफ का रेट बराबर होने के लिए, इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड अमाउंट सेम होना जरूरी नहीं है। बताइए, ये समझ आया पूरा? यस सर, आ गया। यस सर, ये जो अमाउंट है सर, ये मतलब ये हुआ ना कि अगर 20 बॉल हमारे पास है तो सामने वाले के पास भी 20 ही। हाँ, अमाउंट का मतलब यहाँ पे बॉल्स है, रिएक्शन होती है तो वहां अमाउंट का मतलब होता है मॉलिक्यूल की संख्या, है ना। यहाँ तो बॉल्स है। ओके सर। तो मैंने ये नहीं लिखा है कि 20-20 ही होनी चाहिए, मैंने कहा है जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ओके सर। नीचे मैंने लिखा है जरूरी नहीं है। ये समझ में आ गया कि बराबर होना जरूरी नहीं है कैसे? यस सर, आ गया। तो इस एग्जाम्पल से देखो कि जिस जिस तरफ की रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा था तो यहां पर अमाउंट कम रह गई। इसका मतलब यह है कि इसने कम अमाउंट कर दी, ज्यादातर अमाउंट वहां पहुंचा दिया। अभी मैंने पूरी स्टोरी बिल्कुल ऑब्वियस करके समझाई है, तो यहीं से समझ लो कि जरूरी नहीं है दोनों तरफ अमाउंट सेम हो। मेरे को एक बार क्लियरली ये बता दो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके समझ ना आ रहा हो
कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए दोनों तरफ अमाउंट सेम होना जरूरी नहीं है? ये बताओ, ये पक्का समझ में आ रहा है? यही मकसद है मेरा आज का समझाने का। फिर यस तो मैं जो मर्जी करता रहूंगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी देखते जाओ, इसी एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखना है। अब जरा रिएक्शन पकड़ लो। ये 8 और 32 याद रखना, हमने जो है इनका एग्जाम्पल लिया 8 32 का। ऐसा नहीं है कि 8 और 32 ही रहता है, मगर इस वाले केस में हमने 8 और 32 ले लिया है। ठीक, देखो अगली चीज। अब जरा इसी बात को रिएक्शन से समझते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट करके देता हूं ताकि शायद आपको आसान लगे। और सुनना स्टोरी को। एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे को अमोनिया बनाना था। लेट्स प्रोड्यूस अमोनिया। तो बच्चे को किसी ने ये बताया कि एक बंद बर्तन लो। भाई स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना, ये चैप्टर का बड़ा जरूरी पार्ट है। बच्चे को किसी ने ये बताया कि एक बंद कंटेनर लो, क्योंकि ये गैस है N2 और H2, तो बंद कंटेनर में ही ये टिकती हैं। बच्चे ने बंद कंटेनर ले लिया, उसमें N2 लिया बहुत सारा, और बहुत सारा H2 ले लिया। हुआ क्या कि उसने देखा कि N2 और H2 अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बना देते हैं, और वो बड़ा खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अपने आप धीरे धीरे सारा N2 और H2 गायब हो जाएगा और यहां चारों तरफ NH3 आ जाएगा। जैसे N2 गायब हुआ, NH3 बन गया, कहीं से H2 गायब हुआ। प्रोसेस बात को समझो बस कि N2 H2 गायब हो रहा है, NH3 आता जा रहा है। शुरुआत में NH3 तेजी से बन रहा था, मगर धीरे धीरे बच्चे ने देखा कि अमोनिया अब स्लो स्लो बन रहा है, तेजी से N2 और H2 गायब नहीं हो रहा है। और फिर ये बाद में और स्लो हो गया NH3 का बनना। फाइनली बच्चे ने क्या देखा कि NH3 बनना ही बंद हो गया। शुरुआत में ये तेजी से बना, समय के साथ इसका बनना स्लो हो गया और फिर इसका बनना ही बंद हो गया। बच्चा इन मॉलिक्यूल्स पे चिल्ला रहा है कि भाई तुम कैसे बचे हुए हो, NH3 बनाओ। मॉलिक्यूल बेचारे सुन रहे हैं, कह रहे हैं बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अमोनिया की अमाउंट अब बढ़ नहीं रही है, और मुझे N2 और H2 के अमाउंट में भी कोई चेंज होता नजर नहीं आ रहा है। और जब जब मैं N2 और H2 को डांटता हूं तो वो ये कहते हैं कि बना तो रहे हैं। तो दरअसल यहां हुआ क्या, ये समझो कि रिएक्शन अपने आप होना क्यों बंद हो गई। कि जब शुरुआत में आपने N2 और H2 लिया तो इन्होंने तेजी से NH3 बनाया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उस समय जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी, ये फॉरवर्ड होती है भैया, वो फास्ट थी। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट क्यों थी? वो तो होनी ही थी। शुरुआत में कंटेनर में सिर्फ N2 और H2 ही था, NH3 तो था ही नहीं। तो जब N2 और H2 ही लोगे तो इन्हीं के बनने का रेट फास्ट रहेगा। फिर बाद में उस समय शुरू में
जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो था, बैकवर्ड ये वाला। ये स्लो क्यों था? क्योंकि शुरुआत में NH3 की अमाउंट कम है। जब अमाउंट कम है NH3 की, भाई कमरा जो है वो पूरा पूरा कमरा N2 और H2 से भरा हुआ है। हर जगह N2 और H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं। एक वहां बन रहा है, एक वहां बन रहा है, एक वहां बन रहा है, तो ब्लास्ट हो गया, तेजी से NH3 बन रहा है। मगर NH3 वापस उतनी तेजी से नहीं टूट सकता है, क्योंकि NH3 की अमाउंट शुरू में कम है। अगर कमरे में हर तरफ NH3 होता तो वो तेजी से टूट के N2H2 बना सकता था। तो शुरुआत में इनकी अमाउंट ज्यादा थी तो इनका रेट ज्यादा था, इसकी अमाउंट कम थी तो इसका रेट कम था। धीरे धीरे ये अमाउंट घटने लगी तो ये रेट भी घटने लगा। N2 और H2 का फॉरवर्ड वाला रेट, फॉरवर्ड डिक्रीज, और NH3 की अमाउंट बढ़ने लगी तो बैकवर्ड बढ़ने लगा। फिर फॉरवर्ड और घटने लगा। अरे अगर देखो फॉरवर्ड वाला रेट फास्ट होगा तो इनकी अमाउंट घटेगी, फिर अगर इनकी अमाउंट घटेगी तो फॉरवर्ड वाला रेट भी समय के साथ घटेगा। फिर फॉरवर्ड वाला रेट और कम हो गया और बैकवर्ड वाला और बढ़ गया और दोनों रेट इक्वल हो गए। जब दोनों रेट इक्वल हो गए तो दोनों तरफ अमाउंट में चेंज होना बंद हो गया। दरअसल NH3 बन रहा है अब भी, लेकिन उतनी ही तेजी से NH3 टूट रहा है, इसलिए NH3 के अमाउंट में चेंज होता नजर नहीं आ रहा। शुरुआत में NH3 तेजी से बन रहा था, टूट स्लो रहा था। NH3 तेजी से बन रहा था तो NH3 बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बाद में NH3 के बनने का रेट उतना ही हो गया जितना उसके टूटने का, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गए। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गए तो जो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो गई। मोल्स, N2 के मोल्स, H2 के मोल्स अब चेंज नहीं हो रहे, और अगर इनकी अमाउंट अब चेंज नहीं हो रही तो इनका रेट भी नहीं बदलेगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बैकवर्ड ऊपर चला जाएगा। बैकवर्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि रेट में फर्क क्यों आ रहा है। रेट में फर्क आ रहा है अमाउंट से। फॉरवर्ड रेट घट क्यों रहा है? क्योंकि N2 और H2 तेजी से NH3 बना रहे हैं तो इनकी अमाउंट घट रही है। जब ये तेजी से इधर जाएंगे उतनी तेज ये बन नहीं रहे जितनी तेज ये NH3 बना रहे हैं। इनकी अमाउंट घट रही है, इनकी अमाउंट घट रही है तो रेट घट रहा है। लेकिन अभी भी फॉरवर्ड ज्यादा है रेट, तो फॉरवर्ड ज्यादा है तो फॉरवर्ड का रेट और घटेगा। लेकिन जब ये बराबर हो जाएंगे, अगर दोनों का रेट बराबर हो गया तो बराबर रेट का मतलब होता है कि अब इन तीनों की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर तीनों की अमाउंट में चेंज नहीं आएगा तो अब इस रेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा और ये रेट हमेशा बराबर रहेंगे। ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा। ना किसी को NH3 बढ़ता हुआ नजर आएगा, ना किसी को N2 और H2 कम होता नजर आएगा। अब क्या करें जिससे NH3 बढ़े, N2 H2 गायब हो जाए, वो चैप्टर में सारा आगे का पार्ट है। यहां तो ये समझना है कि इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो जाना। समझ में आई ये बात की नहीं? बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, अब एक बात यहां से सुनना, बड़ी जरूरी बात। जो एथलीट था उस पर हमने मान लिया था कि 4 बॉल बची है और बच्चे पर 32, 4 नहीं 8 बॉल बची है और लड़के पर 32 हो गई थी, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था। और ये अमाउंट दोनों तरफ सेम क्यों नहीं है? इसका कारण है एथलीट का पोटेंशियल। अगर दोनों तरफ आप 12 साल का बच्चा ले लेते, एक मेरा बच्चा और एक दूसरे आदमी का बच्चा, जो दोनों सेम पोटेंशियल के हैं, तो अमाउंट सेम हो जाती इक्विलिब्रियम पर। मगर दोनों आदमी सेम पोटेंशियल के नहीं है। जो ज्यादा पोटेंशियल का है उस पर अमाउंट कम रहती है, जो बेचारा कमजोर है उसके पास बॉल्स इकट्ठी हो जाते हैं। अच्छा, इस समय इक्विलिब्रियम अटेन है, मैं एक कांस्टेंट निकालता हूं, एक रेशियो जिसे मैं के बोलूंगा। के का मतलब है 32, प्रोडक्ट होता है ना राइट साइड, 32 बट्टे में 8 तो 4 आया। इस 4 का क्या मतलब है? इस 4 का यह मतलब है कि एथलीट, अब एथलीट नहीं मैं बोलूंगा इस रिएक्शन,
इसे बोलूंगा मैं इस रिएक्शन। जब मैं बोलता हूं इस रिएक्शन, तो इसका मतलब होता है यही वाला एथलीट जिसका नाम है सैंडी, एथलीट का नाम सैंडी है और बच्चे का नाम है कैंडी। जब मैं बोलता हूं ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन का मतलब है कि सैंडी और कैंडी में लड़ाई हो रही है। जब जब सैंडी और कैंडी में लड़ाई होगी, तो जब तक कैंडी पर अमाउंट सैंडी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा नहीं हो जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। यानी कैंडी को सैंडी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बॉल्स चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। सैंडी को सुनो, इस एक सवाल पूछूंगा मैं तुमसे और फिर तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे, तो तुम्हें अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज होता नजर आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ये समझ में आ रहा है, या के का ये मतलब है, इस रेशियो का ये मतलब है, तुम्हारे समझ ना आए बेशक, मतलब ये मैं बता रहा हूं तो मैं वो सीखो। इस रेशियो का ये मतलब है कि जब जब सैंडी और कैंडी लड़ते हैं, आज दिवाली पर, न्यू ईयर पर, वैलेंटाइन डे पर, जब भी लड़ते हैं, होली पर, तो इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब सैंडी के मुकाबले कैंडी पर बॉल 4 गुना ज्यादा हो। तो एक दिन मान लो होली वाले दिन लड़ाई हुई इनके बीच। जब लड़ाई हुई तो एथलीट 100 बॉल लेके बैठा था, एथलीट 100 बॉल लेके बैठा था, बच्चा भी तैयार है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, बच्चे पे फिलहाल तो 0 बॉल है, कि इक्विलिब्रियम अटेन होने पर दोनों तरफ क्या अमाउंट होगी, बताओ। सर 50 20 और बॉय के पास 80। जी गुड। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो एथलीट पर बॉल 20 होंगी और बच्चे पर 80, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि एथलीट के मुकाबले बच्चे पर बॉल 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए। अब यहां से आप एक बात समझिए कि अगर मैं दोबारा से के निकालूं तो 80/20 कितना आएगा, 4। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं यहां पर कि किसी भी रिएक्शन का जो के होता है वो बदलता नहीं है। जब तक आप एथलीट और बच्चे को नहीं बदलेंगे, के नहीं बदलेगा। क्योंकि हर बार जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तब वो अटेन ही तब होगा जब सैंडी के मुकाबले कैंडी पर बॉल 4 गुना ज्यादा हो। तो जब जब आप ये रेशियो निकालेंगे, रेशियो 4 ही आएगा। समझना ये भी है कि चाहे आप शुरुआत में कितनी भी बॉल्स ले लीजिए, शुरुआत में आप कितनी भी बॉल, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बातों को, शायद आप इन बातों को सोचेंगे। किसी दिन आप क्वेश्चन करने चलेंगे, आपके दिमाग में ये सारी बातें उठ खड़ी होंगी। जब ये सारी बातें उठेंगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, मगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप अचानक से मुझसे पूछेंगे, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं एकदम से समझा दूं। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं समझाने से ज्यादा बार बार ये बोलता हूं कि ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हें ध्यान ना हो तो सुन लो। जो मैं समझा रहा हूं उसे सुनो। मैं कह रहा हूं कि किसी रिएक्शन का जो के है वो बदलता नहीं है। अगर एक दिन इन दोनों का के 4 आया तो ये हमेशा ही 4 आएगा, चाहे इन्होंने 40 बॉल से लड़ाई की हो, चाहे 100 बॉल से। यानी शुरुआत में अमाउंट क्या ली गई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप एथलीट और बच्चे को नहीं बदलेंगे, जब तक ये रेशियो नहीं बदलेगा। या तो कोई दूसरा बच्चा लाओ तो हो सकता है वो 5 आने लगे वैल्यू, या 3 आने लगे। जब तक ये रिएक्शन नहीं बदलेंगी, जब तक के नहीं बदलेगा। लेकिन देखो, अगर टेम्परेचर बदलता है, हमें ये बाद में डिटेल में पढ़ना है, ये खत्म नहीं होगा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सुनो। लेकिन अगर टेम्परेचर बदलता है, मान लो कि ये लड़ाई सर्दियों में हुई थी और सर्दियों में एथलीट बहुत अच्छे से काम करता है। स्पेलिंग ठीक नहीं है एथलीट की, मुझे दिख रही है। सर्दियों में एथलीट बहुत अच्छे से फाइट करता है, तब ये वैल्यू आती है 4। मान लो इस बार लड़ाई बच्चे ने गर्मी में रखी है, जुलाई में, और एथलीट को बड़ी खुजली हो रही है गर्मी लगने से, और एथलीट की एबिलिटी अब बॉल्स फेंकने की वो नहीं है क्योंकि गर्मी हो रही है। एबिलिटी पर फर्क पड़ गया है, बच्चे की बढ़ गई है मान लो गर्मी में,
तो हो सकता है कि रेशियो 4 ना आए, हो सकता नहीं, होगा ही। हो सकता है कि दोनों पर बॉल्स बराबर रह जाए इक्विलिब्रियम अटेन होने पर। आप कहेंगे एथलीट से क्या कर रहा है, बच्चे से भी नहीं जीता तू, अरे जा। मगर अरे जा का सवाल नहीं है, उसे गर्मी लग रही है एथलीट को, लड़ाई में उसका ध्यान ही नहीं है। तो टेम्परेचर अगर बदलेगा तो के बदलता है, लेकिन अगर आपने सब कुछ सेम रखा, एथलीट, यही बच्चा, वही छत, वही मौसम, बस अमाउंट जो ली गई है शुरुआत में वो कुछ भी लो, उस पर छूट है। 40 बॉल से स्टार्ट करो या 100 से, जब तक दोनों तरफ स्थितियां, कंडीशन सेम रहेंगी, ये रेशियो बदलेगा नहीं। महा इंपॉर्टेंट बात है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। आ गई सर। आ गई सर। Yes. आ गए ना? Yes. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इस बात को जरा रिएक्शन से समझना है। न तुम जानो न हम, क्यों चलती है पवन, क्यों मचलते है मन। बस जी इस बात को रिएक्शन से समझना है, फिर कल से आप धड़ाधड़ चैप्टर समझ सकते हैं। देखो, हाँ, जैसे यही रिएक्शन ले लो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, एरो 2NH3 गैस। अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। के निकालो, केसी। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे आने वाला एक कांस्टेंट। ये तभी निकाला जाता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, क्योंकि इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम पर निकाले जाने वाला कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करना है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन से निकालना है। तो कैसे निकालना है? इसके लिए आप लिखेंगे प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट मतलब राइट साइड में। देखो थोड़ा ऐसे याद रहता है, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे। राइट में क्या है? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। ये थोड़ा याद रखने में अच्छा लगता है। अब ऊपर क्या लिखना है? देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मतलब अमोनिया के मोल्स पर लीटर। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है पता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलैरिटी, यानी मोल्स पर लीटर। जब आपको कोई ये साइन बना के दे दे तो इसका मतलब है आपको इस जगह पर अमोनिया के मोल्स लिखने हैं। 5 मोल है, 6 मोल है, 10 बचे हैं, 8 बचे हैं, जो गिवन होगा वो लिखना है। लेकिन इस 2 का बड़ा यूज है। ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 आपको यहां लगाना पड़ेगा, भूल मत जाना। कंसंट्रेशन की पावर 2। नीचे आएंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 2 है, N2 और H2। इनके बीच में प्लस नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई। यहां लिखने हैं N2 के मोल्स, यहां लिखने हैं H2 के मोल्स, और इसका कर देना है Q। अब आप जब ये निकालते हैं रेशियो, तो देखिए अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है तो आपको पता है कि ना तो प्रोडक्ट के मोल्स में कोई चेंज आ रहा है, ना रिएक्टेंट के, ना प्रोडक्ट के मोल्स में कोई चेंज आ रहा है, ना रिएक्टेंट के, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है,
तो इस रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो केसी इस रिएक्शन का, भाई मेरे को नहीं मालूम है कितना आता है, मेरे को किसी का भी केसी याद नहीं है। मान लो इस रिएक्शन का केसी 50 आता है, ये लेट किया है केसी 50 एट 298 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर पर है ये 50। तो इस 50 में क्या क्या खासियत है, देखिए ये लेट है वैल्यू। इस रिएक्शन का केसी हमेशा 50 आएगा। पहली बात, ये आपके मन के सवाल है जो बाद में खड़े होंगे, हमेशा 50 आएगा। अब आप मेरे से बस ये मत पूछ लेना कैसे, वही तो समझाया था मैंने कैसे, वहां पे ऊपर नीचे हमेशा 50 आएगा। अभी समझाया ना कैसे चेंज नहीं होता है केसी। ऐसे समझ लो एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, मतलब थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन ऐसे समझ लो कि अगर केसी 50 आ रहा है तो प्रोडक्ट के मुकाबले रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की अमाउंट 50 गुना ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में समझ जाइए कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की अमाउंट 50 गुना ज्यादा हो। आप कोई भी अमाउंट लेंगे तो जब उस अमाउंट के मुकाबले ऊपर अमाउंट 50 गुना ज्यादा हो जाएगी तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इस रिएक्शन का केसी हमेशा 50 आएगा, चाहे शुरू में स्टार्टिंग लिख दी है, हिंदी में ना कैनवस में दिखता नहीं है। स्टार्टिंग में N2 एंड H2 की कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में N2 और H2 की कंसंट्रेशन कुछ भी लो, कुछ भी लेने से केसी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं लेने से केसी नहीं बदलेगा। तीसरी चीज, केसी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। अब जैसे आपको केसी लिखना मान लो नहीं आया, तो हम केसी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, मगर जितना मैं उन्हें समझाऊंगा उसके मुकाबले उसमें आता कुछ नहीं है। मीनिंग मुझे समझाने में उसे हो सकता है आधा घंटा लग जाए, मगर वो कभी सवाल ना पूछा जाता है ना किया जाता है। इसलिए हम उसे थोड़ा सा टालेंगे, जब तक के लिए टालूंगा मैं, जब तक मेरे पास ज्यादा टाइम, जब या मैं देखूंगा कि चैप्टर कितनी आगे मैं पहुंचा रहा हूं, उस हिसाब से मैं उस टॉपिक को समझाऊंगा। टॉपिक नहीं है वो, एक टर्म है, वो क्या है मैं बताऊंगा। आप मेरे हिसाब से चलिए, जैसा मैं कहूं वैसा करना। ये केसी के बारे में कुछ बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात है रिएक्शन का केसी लिखते कैसे हैं। देखो एक चीज समझाता हूं। जैसे एक रिएक्शन है 2A गैस, ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि कोई चीज गैस है या क्या है। 3B लिक्विड, 4C सॉलिड, 5D गैस। यानी इसमें अलग अलग चीजें हैं रिएक्शन में, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। इस रिएक्शन में अलग अलग चीजें मौजूद हैं। लेकिन जब आप केसी लिखते हैं ना, तो केसी में, केसी लिखते समय ओनली गैस, यानी जिसका सिंबल G हो उसे लिखना है, एंड एक्वस AQ, जिसके पीछे AQ लिखा हो, सिर्फ उसे लिखना है। भाई यही बात मैं कह रहा हूं कि हम बाद में समझेंगे किसी दिन। आज हम करेंगे कि लिखना है, केसी लिखते कैसे हैं। अब जैसे मैंने केसी लिखा, मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा। प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक गैस है एक सॉलिड है। सॉलिड में नहीं लूंगा, सिर्फ गैस लूंगा। D गैस, D की मोलर कंसंट्रेशन और उसकी पावर 5, भूल मत जाना इस बात को। इन दोनों में से मैं D नहीं लूंगा, लिक्विड नहीं लूंगा, सिर्फ गैस लूंगा। उसने कहा सिर्फ गैस और एक्वस से केसी लिखा जाता है।
तो प्रोडक्ट में से मैं ये सी नहीं लूंगा क्योंकि वो सॉलिड है, और रिएक्टेंट में से मैं जी नहीं लूंगा, और रिएक्टेंट में से मैं सिर्फ, अब प्रोडक्ट में से मैं सिर्फ ये लूंगा और रिएक्टेंट में से सिर्फ ये, यानी सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेना है। ए जी की पावर 2। एक और एग्जांपल देखना, जैसे एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस, और लेट सपोज इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और मैं इसका केसी लिख रहा हूं, और केसी के नियम के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ गैसेज और एक्वस लिख सकता हूं, और गैसेज इसमें एक ही है। पहले प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट में ये गैस है ये नहीं है, तो इसे तो मैं लिखूंगा ही नहीं, इसकी कंसंट्रेशन लिखूंगा, CO2 गैस की मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइड में मुझे रिएक्टेंट लिखना है, लेकिन रिएक्टेंट में सॉलिड है और मैं उसे लिख नहीं सकता, गैस है नहीं, तो मेरा केसी बस इतना ही है। ये बताओ केसी लिखना आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes. तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर बन जाती है। हाँ जी, पावर बन जाती है केसी की। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, रिकॉर्डिंग में सुनना, लास्ट में केसी लिखते समय सॉलिड और लिक्विड नहीं लेने होते हैं, सिर्फ गैस और एक्वस लेना होता है। ये बात समझाई जा सकती है, आपके समझ में भी आ जाएगी, मगर इसमें आधा घंटा लग सकता है, इसलिए वो आधा घंटा मैं लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सिर्फ केसी को लिखिए, माइंड में इतनी चीजें मत डालिए। हम न्यूमेरिकल करेंगे केसी के पहले, फिर देखेंगे बाद में कि लिक्विड और सॉलिड को क्यों नहीं लिखा जाता है। समझिए मेरी बात की नहीं? अगर कल मुझसे क्लास ली जाएगी तो मैं बता दूंगा 9 बजे, हो सकता है कल कहीं जाना पड़े, वरना मैं 9 बजे ले लूंगा क्लास, कल मैसेज पहले ही डाल दूंगा। और सर एक और बात बता दो, NH3 वाली जो हम्म। 50 वैल्यू है वो अज्यूम करी है या सच में हमेशा 50 होती है? एज्यूम की है, और मैंने कहा था कई बार कि मैंने मानी है ये वैल्यू। मैंने ये भी कहा था कि मेरे को याद नहीं है केसी क्या है, लेकिन ले लेते हैं, मान लो ऐसे ही। केसी याद नहीं रखने होते हैं, ठीक है। और बताओ। सर ये जो NH3 वाली इक्वेशन में KCS में जो डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई में N2 और H2। मल्टीप्लाई है ओके सर। N2H2, और मान लो ऐसी कोई चीज है भी जो नहीं पता चल रही है, तो केसी अभी हम हजारों बार लिखेंगे, पता लग जाएगी, जितने भी डाउट होंगे खत्म हो जाएंगे। तो भाई अगर ये रिकॉर्डिंग एक बार और देख लोगे तो सही बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा चैप्टर आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, और अगर आप इसे ऐसे ही लेट इट गो करेंगे तो फिर वही परेशानी जो नाकामयाब बच्चे करते हैं जो काम, वही आप करेंगे। चलिए ठीक है।